बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस पीडियाट्रिक्स गाइडलाइन इन डिटेल्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि फाइनल ईयर की ओवरऑल गाइडलाइंस क्या हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो PT3 में हमने देखा कि पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, स्पोर्ट्स एंड प्रोस्तो एंड ऑर्थोटिक्स आ जाता है हमारे पास। आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक्स को आपने कैसे टैकल करना है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट दिस बिकॉज जो आपकी रिकमेंडेड बुक है विच इज़ बाय ऑथर अलेक्जेंडर एंड डेनिस, अगर आप इसे 1 to all प्रिपेयर करने बैठते हो और आप कहते हो कि मैं पूरी बुक आराम से पढ़ लूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ना आपका ये टॉपिक कवर होगा, ना आपके बाकी 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचेगा कि आप उन्हें टच कर सको। सो आई हैव अरेंज द टॉपिक्स इन प्रायोरिटी बेस्ड सीक्वेंस। अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करते हो तो इंशाल्लाह आपकी MCQs, SCQs, थ्योरी का पेपर हो गया एंड वाइवा, ये तीनों चीज़ें आपकी एक गो में ही प्रिपेयर हो जाएंगी। पीट्स में सबसे पहले आपको माइलस्टोन्स प्रिपेयर करने हैं और माइलस्टोन्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। वी हैव ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स, फाइन मोटर माइलस्टोन्स एंड स्पीच माइलस्टोन्स। और ये तीनों माइलस्टोन्स आपकी जो रिकमेंडेड बुक है सिलेबस की उसमें नहीं गिवन, तो ये आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। यू कैन यूज़ स्लाइड्स किसी सॉफ्ट बुक से या फिर अपने प्रोफेसर की जो स्लाइड्स हैं वहाँ से प्रिपेयर कर लो। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास कि आप कोई अच्छी यूट्यूब वीडियो देखो, वहाँ से कर लो। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर माइलस्टोन्स, ये आपकी MCQs में बहुत ज़्यादा आती हैं, उसके अलावा ये वाइवा में पूछे जाते हैं। अब माइलस्टोन्स के ना आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आ रहे थे MCQs में कि 3 मंथ्स का बच्चा है वो कौन सी मूवमेंट कर सकता है, इस तरह का भी आता है। और सिनेरियो बेस्ड भी किसी किसी MCQs में दिए हुए थे कि अगर उसको ये कंडीशन है उसका कौन सा माइलस्टोन मिसिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह के MCQs आते हैं माइलस्टोन के। और जिस सोर्स से आप अपने माइलस्टोन्स को प्रिपेयर करोगे आपने एंड तक वही सोर्स रखना है। ये ना हो कि आप बीच में कभी कहीं से प्रिपेयर करो, कभी किसी की स्लाइड से प्रिपेयर करो, उससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और कन्फ्यूजन इसलिए आती है बिकॉज हर किसी के ना माइलस्टोन, मेजर माइलस्टोन हमेशा सेम रहते हैं, बट जो आपके पास छोटे छोटे माइलस्टोन होते हैं ना, छोटी छोटी मूवमेंट, वो हर किसी ने अपने हिसाब से डिफरेंट एज ग्रुप्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अपने प्रोफेसर की जो स्लाइड्स होंगी माइलस्टोन उसी से प्रिपेयर करना, ताकि इन केस अगर आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन आगे पीछे भी होती है तो आप अपने प्रोफेसर को दिखा सको कि जो आपने हमें करवाया था हमने वहीं से प्रिपेयर किया। ठीक है, तो दिस वाज अ लिटिल एडवाइस फॉर माइलस्टोन प्रिपरेशन। माइलस्टोन के बाद आपने रिफ्लेक्सेस को प्रिपेयर करना है। रिफ्लेक्सेस आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एंड इफ़ आई से दिस, इसका मतलब है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इससे आपकी SCQs तक आते हैं। SCQs आते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं रिफ्लेक्सेस को। और पीडियाट्रिक्स रिफ्लेक्सेस आगे जितने भी आप कंडीशंस पढ़ोगे ना उसमें भी बहुत काम आते हैं अगर आपको ये आता हो। अब रिफ्लेक्सेस तैयार करने का क्या तरीका है, अगेन आपकी इस बुक में रिफ्लेक्सेस नहीं दिए हुए, तो ये आपको यूट्यूब की वीडियो से प्रिपेयर करने पड़ते हैं या किसी स्लाइड से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, आई हैव एन अकाउंट विद नेम डॉक्टर लाइबा सोहेल PT, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो करते हो। वहाँ पे मैंने एक सेपरेट पीडियाट्रिक रिफ्लेक्सेस की पूरी हाईलाइट बनाई हुई है जिसमें सारे रिफ्लेक्सेस हैं, उनकी इमेजेस हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से इमेज बेस्ड मेमोरी हो। कितनी चीज़ों का रट्टा लगाओगे, रट्टा भी मारोगे ना तो पेपर में जाके भूल जाएगा। कुछ ना कुछ आपके पास इमेजेस हों, आपको वहाँ पर क्लिक कर दे पेपर में लिखते हुए, तो आई होप कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है सेरेब्रल पाल्सी, और इसकी इंपॉर्टेंस का आप अंदाज़ा ऐसे लगा लें, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि उसने सारी पीडियाट्रिक्स की ये वाली बुक पढ़ ली है, ठीक है, उसे सब कुछ आता है, बट उसने सिर्फ एक टॉपिक स्किप कर दिया है, CP, तो आई एम सॉरी टू से आपकी पीडियाट्रिक्स की बिल्कुल तैयारी नहीं है, आप पेपर नहीं कर सकते हो अटैम्प्ट, क्योंकि CP में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है और ज़रूरी नहीं है हमेशा वो CP का सीधा साधा क्वेश्चन दे के CP की मैनेजमेंट बता दें, CP के स्टेजेस बता दें, CP की क्लासिफिकेशन कर दें। नहीं, इस दफ़ा जो क्वेश्चन आया था, आप अगर अपने सीनियर्स के प्रॉफ देखें तो वो एक बहुत घुमा फिरा के उसने क्वेश्चन दिया हुआ था, लिखना उसमें वही चीज़ें थी जो आप पढ़ते आ रहे हो, बट द क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी घुमाई हुई थी कि हमें 5 मिनट लगे थे उसे समझने के लिए कि इसमें लिखना कैसे से अटैम्प्ट कैसे करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और CP जो है वो आपकी इस बुक में दिया हुआ है। मैं आप ओके, आई हैव 5th एडिशन इस बुक का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चैप्टर नंबर 14 बनता है सेरिब्रल पॉल्सी, और इसमें से मैं आपको मार्किंग्स करवा देती हूँ। इंशाल्लाह जो डिटेल वीडियो होगी लेक्चर इसका वो आएगा, इसी चैनल पर आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। इसमें हम मेजर मार्किंग्स कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर CP की डेफिनेशन दी हुई है और उसके बाद 3 मेजर क्राइटेरिया दिया हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एस्पेक्ट। देन हमारे पास आ जाते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में आपको पता होने चाहिए कि 3 तरह के हो सकते हैं। वी हैव द प्रीनेटल, पोस्टनेटल एंड मैटरनल रिस्क फैक्टर्स। एंड मैटरनल रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास एक टर्म होती है एस्फिक्सिया,
जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पर मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह जब मैं ये डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी तो इसमें आपको सब कुछ चीज़ें बता दूँगी। मूवमेंट पैटर्न आपको सीपी का पता होना चाहिए। एनाटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है हमारे पास। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एससीक्यूज़ में रिपीट हुई है, विच इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सीपी। यहाँ पर आपको ये इमेजेस दिए हुए हैं, बेशक आप इमेजेस से प्रिपेयर करो या यहाँ पर आपके पास 5 क्लासिफिकेशन होती है, वो आपको लाजमी आनी चाहिए, ये एमसीक्यू में लाजमी आती है। उसके बाद जो पैथोलॉजी दी हुई है, पैथोलॉजी आपको यहाँ से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जब नोट्स बनवाऊँगी तो इसमें मैं मेजर पॉइंट्स इसके लिखवा दूँगी, क्या चीज़ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ये एससीक्यू में नहीं आती। एंड वी हैव साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स आप यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप लिखा हुआ है, तो कुछ चीज़ें तो आप यहाँ से एक दफ़ा प्रिपेयर करना। देन इसके बाद इंशाल्लाह अगर मेरी वीडियो आती है तो वहाँ पे मैं इसको आपको पॉइंट्स में लिखवा दूँगी, सो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। देन हमारे पास लैब फाइंडिंग्स आती हैं, इसको आपने प्रिपेयर नहीं करना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, इनके नाम आपको आने चाहिए, बिकॉज एमसीक्यूज़ में या सेंडप्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, उनमें ये टर्म्स आ जाती हैं। एंड देन वी आर ब्लैंक कि हमने तो कभी पढ़े ही नहीं है, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिखी होती हैं। एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स आपके पास आ जाते हैं, इनमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट में एक दफ़ा रीड कर लेना, इसमें कुछ टर्म्स हैं। और सेंसरी इम्पेयरमेंट में जो टर्म्स हैं वो आई होप कि अगर आपने अच्छे से अपनी 4th ईयर का अटैम्प्ट किया होगा, जो लॉग बुक्स वगैरह थी वहाँ पर कॉर्टिकल इम्पेयरमेंट्स वगैरह थी, सेंसेस, तो ये इसमें वही सब मैंशनड है। देन आ जाता है आपके पास, इसमें ये सब आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बोन एंड मिनरल डेंसिटी, इसको प्रिपेयर करना है। देन जो अच्छे से चीज़ प्रिपेयर करनी है फॉर एससीक्यूज़ में जो आती है, वो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आते हैं, इसमें से आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। इवन जो इमेजेस दिए हैं उसको अच्छे से एक दफ़ा देख लेना है कि कहाँ पर क्या चीज़ डिफॉर्मिटी की तरफ जा रही है, इसमें हर एक चीज़ का आपको अलग से पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। देन फिजिकल थेरेपी जो आपके पास दी हुई डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं, इनमें डिफरेंट आपके पास टर्म्स होंगी, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की थेरेपी में क्या चीज़ हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, कि इसमें आपके पास इनिबिशन हो रही होती है, न्यूरोफिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस में होता है, न्यूरोमस्कुलर ट्रीटमेंट किस में होता है, तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप आगे जाती हो तो इस तरह के आपके पास ट्रेडमिल ट्रेनिंग आ जाती है, CIMT आ जाती है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है। अच्छा, फिर है न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। अब ना इनके डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, बिकॉज वाइवा में भी पूछा जाता है, MCQs में, सॉरी SCQs में भी ये आ सकता है। देन फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आपने किस तरह से कहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसमें ना छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। स्पीच थेरेपी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर ओरल मेडिकेशन आ जाती हैं, इसमें ना आपको ये एक टेबल दिया हुआ है, इनमें इनके नेम याद करो, ठीक है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी आ जाती है, इसमें आपको इनके नेम्स आने चाहिए कि कौन कौन सी सर्जरी हो सकती है, क्योंकि सर्जरी पे जाता है पेशेंट, उसके बाद दोबारा से वो आपके पास आता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए। तो ऑर्थोसिस का आपको पता होना चाहिए, हम कौन कौन से ऑर्थोसिस लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा, जो ऑर्थोसिस का आपके पास है ना, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आप पीड्स के साथ पढ़े होते हो ऑर्थोसिस, और ऑर्थोसिस आपके पास एक अलग अलग से पूरा सब्जेक्ट भी है। तो जहाँ पे भी पीड्स में आपके पास ऑर्थोसिस का नाम आ जाए, वो टॉपिक आपने स्किप नहीं करना, उसमें जितना भी कुछ लिखा है वो आपको आना ही चाहिए। एडेप्टिव इक्विपमेंट यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स में मैं जब इंशाल्लाह बनाऊँगी सेपरेट वीडियो तो इसमें पॉइंट्स लिखवा दूँगी। फिर हमारे पास एक ये चीज़ है ग्रॉस मोटर फंक्शन मेजर, इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। दैट्स इट फॉर CP, जो कि आपने इस बुक से प्रिपेयर करना है, और इंशाल्लाह इस तरीके से आपका CP प्रिपेयर हो जाता है पूरा। 4th टॉपिक हमारे पास आ जाता है कंजेनिटल टैलेपिस एक्विनोवायरस, इसको हम आम ज़ुबान में क्लब फुट कहते हैं। क्लब फुट आपने सर्जरी में भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, और अगर हम पीट्स की बुक में 5th एडिशन में हमारे पास दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 में ऑर्थोपेडिक कंडीशन के एक चैप्टर है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, इतना सा क्लब फुट के बारे में, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा रीड कर लेना, और इसका लेकिन ना आपको अलग से नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप इतने छोटे से टॉपिक को पढ़ के नहीं अटैम्प्ट कर सकते, ठीक है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या डिफॉर्मिटी हो रही है, आपने उसको किस तरह से ठीक करना है, फिर क्या क्या मैनेजमेंट आपके पास हो सकती है, इसमें कौन सी ये जो आपके पास डिफॉर्मिटी है वो सस्टेन करती है, कितनी एज ग्रुप में होता है, कब से हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, पॉन्सेटी कर रहे हो तो पॉन्सेटी के कितने वीक्स तक चलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है।
और कैसे आपने उसकी स्ट्रेंथनिंग करवानी है, कौन सा ऑर्थोसिस लगवाना है। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे और इंशाल्लाह नोट्स में मैं आपको डिटेल में ये करवा दूँगी कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए क्लब फुट से, आप अटेम्प्ट कर सको इसको इंशाल्लाह। देन वी हैव DDH, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप को भी हम ऑलरेडी 4th ईयर में पढ़ चुके होते हैं सर्जरी में। अगर किसी स्टूडेंट ने एडम से इसको प्रिपेयर किया था तो उसका तो बहुत अच्छी इसकी प्रिपरेशन हुई होती है, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है कि क्या बीमारी है इसमें, कैसे हो रही होती है, कौन से टेस्ट करने होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये सब एडम्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ था। अगर हम पीक्स की बात करें तो 5th एडिशन में आपके पास अगेन ये चैप्टर नंबर 10 पे दिया हुआ है। आगे जाके अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको DDH मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक इसकी क्लासिफिकेशन भी मिलती है, ये आपको आनी चाहिए। देन वी हैव के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। फिर ना कुछ आपके पास एक्सरे में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम मेजर कर रहे होते हैं कि DDH की डिफॉर्मिटी जो है वो कितनी सवियर है। उसके लिए हमारे पास कुछ एंगल्स सॉरी उसके लिए हमारे पास कुछ एंगल्स दिए होते हैं, इनके आपको नेम्स आने चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव कि हार्नेस कौन से लगाना, सारा 4th ईयर वाला आपके पास रिपीट हो रहा है एक तरह से। बस कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि ये एंगल्स हैं, वो एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी इंशाल्लाह, बाकी आपको आता होगा।